बोलेगा कि मैडम प्रमोट कर रही है चीटिंग को। ठीक है, तो यूनिट 5 मतलब ब्लॉक 2 जो बेसिकली है आपका, वो है कि जो आप लाइब्रेरी में काम करते हो, बेसिकली जो भी काम करते हो, मतलब एज अ स्टाफ आप जो भी काम करते हो, उनके बारे में जो है वो है आपका, उनके मैनेजमेंट के बारे में आपको BLIS 222 ये ब्लॉक 2 में पढ़ना है। तो जो बेसिक काम होते हैं हमारे, वो है हाउस कीपिंग ऑपरेशंस। यानी कि हाउस कीपिंग ऑपरेशन का क्या मतलब होता है, जो भी हम हाउस कीपिंग मतलब होता है कि लाइब्रेरी वर्क, जो भी लाइब्रेरी के वर्क हम करते हैं, जैसे कि किसी को पता है क्या क्या वर्क होता है लाइब्रेरी में? सर्कुलेशन बोलते हैं उसको। टेक्निकल वर्क। टेक्निकल में जाएगा क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग, टेक्निकल वर्क। उसके बाद हाँ, ये सारी चीज़ें एक्विजिशन में जाएगी, सिलेक्शन, प्रोक्यूरिंग, हाँ, सिलेक्ट करना उसको, खरीदना, उसकी बिलिंग करना, ये सारी चीज़ें आपकी एक्विजिशन में जाएंगी। तो बेसिकली जो भी काम हम कर रहे हैं अपने लाइब्रेरी में, तो उन कामों को हम हाउस कीपिंग ऑपरेशंस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यूनिट 5 और यूनिट 6 आपको हाउस कीपिंग के बारे में ही पढ़ना है। ये सारी चीज़ें जो भी अभी हमने बात की हैं, इसमें आपका हो गया एक्विजिशन और सर्कुलेशन, टेक्निकल वर्क, ये सारी चीज़ें आप बेसिकली इसमें पढ़ोगे कि क्या क्या और कैसे कैसे आप करते हो इन कामों को। उसके बाद यूनिट 7 आपका जो है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग है, यानी कि जो भी आपको लाइब्रेरी में इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, यानी कि बिल्डिंग से लेके जो भी इक्विपमेंट आपको चाहिए, चेयर चाहिए, बेंच चाहिए, लाइट चाहिए, है ना, अच्छी इन्वायरमेंट चाहिए, जो भी चीज़ें होती है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, वो सारी इसमें आ जाएंगे। उसके बाद मेंटेनेंस एंड प्रिजर्वेशन आपका यूनिट 8 है, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। तो यूनिट 8 में आप इन सारी चीज़ों की मेंटेनेंस कैसे करोगे, जो भी चीज़ें आपने काम की हैं, उनको खरीदा है, उनकी सारी चीज़ें की हैं, उनको सेल्फ में डाला है, तो उनकी मेंटेनेंस एंड प्रिजर्वेशन आप कैसे करोगे। तो इसकी बात यूनिट 8 में होगी। और यूनिट 9 में आपकी डिजास्टर मैनेजमेंट हो जाती है, कि अगर डिजास्टर आ जाए, इतना सारा काम करने के बाद भी अगर कुछ डिजास्टर आ जाए, तो डिजास्टर से आप कैसे प्रिवेंट करोगे, कैसे ओवरकम करोगे, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे ब्लॉक 2 में। ठीक है, तो अब यूनिट 5 की अगर बात करें, तो बेसिक हाउस कीपिंग ऑपरेशन है, इसके अंदर आपको एक्विजिशन प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। एक्विजिशन प्रोसेस यानी कि बुक्स आप कैसे लेते हो, लाइब्रेरी में बुक कैसे खरीदते हो, ठीक है, कैसे सिलेक्ट करते हो, कैसे खरीदते हो, क्या क्या करते हो, मतलब बेसिकली ये सारी चीजें आप पढ़ोगे एक्विजिशन प्रोसेस में। ठीक है, तो एक्विजिशन क्या होता है, ये थोड़ा सा आप लोग याद रखना अपने दिमाग में कि एक्विजिशंस होते क्या हैं। अब एक्विजिशंस के अंदर जो है, एक मिनट, आपको पढ़ना क्या क्या है। एक्विजिशंस ऑफ डॉक्यूमेंट, कि डॉक्यूमेंट को आप कैसे एक्वायर कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। डायरेक्ट मेथड है, तो डायरेक्ट मेथड में क्या कर सकते हो, आप यूज़र से पूछ सकते हो, यूज़र की इंटरव्यू ले सकते हो। ठीक है, दूसरा है थ्रू सर्कुलेशंस ऑफ क्वेश्चन अमॉन्ग द यूज़र, आप क्वेश्चन बांट सकते हो यूज़र्स में, और इंटरव्यू मेथड से आप पूछ सकते हो, दूसरा क्वेश्चन से कि उनको क्या क्या बुक चाहिए, वो सजेस्ट कर दें। और थ्रू सजेशन, यानी कि राइटिंग में रिसीव सजेशन मांग सकते हो यूज़र से। उसके बाद इनडायरेक्ट मेथड होती हैं, इसमें डायरेक्ट में आप क्या करते हो, यूजर से एडवाइस लेते हो, बेसिकली इंटरव्यू और क्वेश्चनियर और सजेशन मेथड से। और इनडायरेक्ट में क्या होता है कि गोल एंड मिशन आप देखोगे कि आपकी लाइब्रेरी का गोल क्या है, मिशन क्या है, किसको वो बेसिकली सर्व कर रही हैं। इंजीनियरिंग को सर्व कर रही है तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड लेंगी, मेडिकल को कर रही है तो मेडिकल से रिलेटेड बुक लेंगी। तो गोल्स क्या है, कोर्स ऑफ स्टडी मतलब कौन सा कोर्स चल रहा है, बेसिकली घुमा फिरा के देख रहे हो, एक ही बात को बार बार वो बोल रहे हैं। उसके बाद रिकॉर्ड, कुछ रिकॉर्ड्स आपके पास होते हैं रेफरेंस डेस्क के ऊपर, जहाँ पे रेफरेंस के लिए जो होती हैं क्वेरी डाली गई होती हैं रेफरेंस बुक्स के लिए, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखोगे। उसके बाद रिसर्च स्कॉलर फाइल, जो स्कॉलर्स होते हैं आपके लाइब्रेरी में, जो PhD कर रहे होते हैं,
तो या एमफिल कर रहे होते हैं, तो वो क्या क्या सर्च कर रहे हैं, क्या क्या उनको ज़रूरत पड़ रही है, उनके हिसाब से आप बुक ले सकते हो। उसके बाद यूज़र कम्युनिटी को देखते हुए ले सकते हो। बार बार वही बात की गई है, सब्जेक्ट वाइज ले सकते हो। तो देखो कोर्स वाइज सब्जेक्ट वाइज बात तो एक ही है, लेकिन देखो 2 पॉइंट बना रखा है, तो इसी तरह से आपको भी खेलना है बेसिकली। ठीक है, तो ये आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड होगी। उसके बाद आता है आपका प्रिंसिपल, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको लिखना होगा। एक्विजिशंस ऑफ डॉक्यूमेंट के साथ प्रिंसिपल भी आपको लिखना होगा। तो इसके 3 प्रिंसिपल यहाँ पे बता रखा है आपको। 3 वैसे तो 4 होता है, लेकिन यहाँ पे 3 ही बता रखा है आई थिंक। 1 मिनट में देख लेती हूँ। हाँ, 3 ही है यहाँ पे आपका। 3 प्रिंसिपल है, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, तो पहले ठीक है बता देती हूँ। सिंपल है, कुछ है नहीं उसके अंदर। हम्म, वो तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल है सागर, वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है। अभी हम एक्विजिशन प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं कि बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल क्या क्या है। ठीक है, बुक सिलेक्ट करने के कौन कौन से प्रिंसिपल हैं। ठीक है, तो अब इसके जो है कुछ प्रिंसिपल हैं कि हमें इन इन प्रिंसिपल्स पे काम करना चाहिए बुक सिलेक्ट करते वक्त। पहला प्रिंसिपल आता है ड्यूरे प्रिंसिपल। किसी को पता है ड्यूरे प्रिंसिपल क्या है? बोलो। बिल्कुल ठीक है, यानी कि टू प्रोवाइड द राइट बुक टू द राइट रीडर एट द राइट टाइम। ठीक है, तो वो आपका क्या है, ड्यूरे प्रिंसिपल है। कि आपका यही है इंपॉर्टेंट इसके अंदर, और ऊपर का फालतू है सब। टू प्रोवाइड द राइट बुक एट द राइट टाइम एट द राइट रीडर, यानी कि सही बुक को सही रीडर तक सही टाइम पे पहुंचाना ही एक सिलेक्शन प्रिंसिपल का प्रिंसिपल है, मतलब सिलेक्शन करने का सही प्रिंसिपल है। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रिंसिपल आता है आपका डीवे प्रिंसिपल, द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, बेस्ट रीडिंग मटेरियल खरीदना है। ठीक है, फॉर द लार्जेस्ट नंबर, जो कि उस रीडिंग मटेरियल को लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूजर यूज कर पाए और आपके पैसे भी कम लगे। आपको ये प्रिंसिपल अपनाना है कि आपको सबसे अच्छी बुक खरीदनी है जिसको मैक्सिमम यूजर यूज कर पाए और उसकी कॉस्ट भी आपकी बहुत कम हो। तो द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट, तो आप लिख सकते हो द बेस्ट रीडिंग मटेरियल फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल या यूजर एट द लीस्ट कॉस्ट। ये आपका डीवे प्रिंसिपल है। उसके बाद रंगानाथन प्रिंसिपल ने बोला कि हमें जो काम करना चाहिए, थोड़ा ध्यान से सुनना, रिपीट नहीं करूंगी। रंगानाथन जी ने बोला कि हमें जो है एक सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए, अम्ब्रल, पी नंब्रल एंड एक और है एलियन। ठीक है, इनको हमें क्या करना चाहिए, पी नंबर, पहले अम्ब्रल डॉक्यूमेंट्स को हमें सोचना चाहिए अम्ब्रल के बारे में, फिर पी नंब्रल के बारे में सोचना चाहिए डॉक्यूमेंट को, और थर्ड में हमें एलियन डॉक्यूमेंट के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, बता रही हूँ, देखो जो अम्ब्रल होते हैं वो लार्जेस्ट, मतलब ज़्यादा यूज़ होते हैं, ज़्यादा डिमांडिंग बुक होते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, उसके बाद पी नंब्रल होते हैं, वो अम्ब्रल से थोड़े कम यूज़ होते हैं, है ना, और थोड़ी सी उनकी जो होती है लीस्ट वैल्यू होती है उनसे। और जो आपके एलियन बुक्स होते हैं वो आपके कभी कभी यूज़ होते हैं या फिर ना के बराबर यूज़ होते हैं, है ना, मतलब कम कम यूज़र उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत कम लोग यूज करते हैं। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अम्ब्रल, पी नंब्रल एंड एलियंस। ठीक है, और इसी में आपको बहुत ज्यादा ही घुमा घुमा के दिया है, बट अगर आप मेरा वाला भी लिख दोगे तो सही होगा, उसको काटेगा नहीं कोई। ठीक है, उसके बाद क्या, हाँ बताती हूँ मैं। ठीक है, तो पूरी टेबल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अगर पूरी टेबल आप याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है ना।
कर सको तो, इतना टाइम है आपके पास, या फिर आप पूरी रात जाग सकते हो तो जाग लो और फिर बता दो। हाँ, सिलेक्शन टूल आपका कभी कभी अकेले भी आ जाता है 5 नंबर में, तो आप इसको निग्लेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि अकेले आएगा तो इनके बारे में आपको बताना होगा। तो इसका मतलब ये है कि टूल्स जिनकी सहायता से या फिर जिनको यूज करके, टूल मतलब समझ रहे हो ना, औजार, यानी कि जिसको यूज करके आप क्या कर सकते हो, बुक को खरीद सकते हो, ठीक है, बुक खरीद सकते हो। तो उसमें पहला आता है पब्लिशर कैटलॉग, ठीक है, यानी कि पब्लिशर कैटलॉग क्या होता है, एक तरह का पब्लिशर्स जो है वो कैटलॉग प्रोवाइड करती है कि उनके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं जिनमें से आप सिलेक्ट करके खरीद सकते हो, एक तरह से कैटलॉग वो प्रोवाइड करती हैं। इसी का जैसे एक है करंट कैटलॉग, एग्जाम्पल है पब्लिशर कैटलॉग का, करंट कैटलॉग, जो कि मैकमिलन प्रेस, यानी कि पब्लिकेशन का नाम है मैकमिलन, वो प्रोवाइड करती है आपको करंट कैटलॉग, जिसमें आप मैकमिलन के जितने भी बुक्स हैं जो भी वो दे रहे हैं, वो इस कैटलॉग के अंदर आप देख सकते हो और वहां से अपनी बुक सिलेक्ट करके आप वहां से खरीद सकते हो, ठीक है। उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस है, ये आपको जो पब्लिशर कैटलॉग दे रही है वो है कैटलॉग ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ठीक है। तो दैट इज पब्लिशर कैटलॉग। उसके बाद आता है बुक ट्रेड जर्नल, यानी कि ट्रेड जर्नल से आप बुक खरीद सकते हो, ठीक है। यानी कि ट्रेड जर्नल्स में क्या होती हैं कि जो भी रिसेंट बुक्स आ रही हैं उनके बारे में आपकी डिटेल्स होती हैं, तो ट्रेड जर्नल से आप खरीद सकते हो। इसका एक एग्जांपल है पब्लिशर वीकली और बुक सेलर। उसके बाद बुक रिव्यूइंग जर्नल है, ठीक है, जिसमें कि बुक की रिव्यू होती है बेसिकली, कि बुक कौन सी बुक कैसी है, जैसे कि हम फिल्म की रिव्यू करते हैं 4 स्टार 3 स्टार से, वैसी बुक की रिव्यू होती है, जर्नल्स की रिव्यू होती है कि कितनी मतलब बेनिफिशियल हैं, ये रिव्यू मिल जाती हैं। तो इसका ही एक एग्जांपल है बुक रिव्यू, लिटरेली ट्रस्ट और टाइम लिटरेली सप्लीमेंट। आवाज़ जा रही है? थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है। नित्या नीचे उतरो बेटा, खिड़की बंद करो, आवाज़ आ रही है बाहर से। तो मैं जा रही हूँ फिर उस रूम, तो फिर आएगी यहाँ पे, जादू ही पेड़ आ जाएगा फिर। जाओ। ओहो। कहाँ पे थे हम लोग? अब्स्ट्रैक्टिंग, हाँ, अब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल्स है, बुक रिव्यू में रिव्यू होती हैं बुक्स की, और अब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल्स हैं, इसमें जो भी जर्नल्स हैं उसकी आपकी उनकी डिटेल के साथ साथ आपको एब्स्ट्रैक्ट भी मिल जाती हैं, ठीक है, जिसको देख के आप उनके एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ के, उन जर्नल के एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ के आप थोड़ा सा पता लगा सकते हो कि ये आपके यूज़र्स के लिए यूज़फुल हो सकती है, आपकी लाइब्रेरी के लिए यूज़फुल हो सकती है या नहीं हो सकती है। और इसका एक एग्जांपल इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस एब्स्ट्रैक्ट और नेशनल बिब्लियोग्राफीज, यानी कि INB और BNB, नेशनल बिब्लियोग्राफी होती है कि पूरे नेशन के अंदर जो जो बुक्स छपी हैं, यानी कि पूरे नेशन के अंदर जो जो बुक्स छपी हैं इस साल, उनकी लिस्ट है ना, उनकी लिस्ट मतलब पूरे आपके कंट्री के अंदर जो जो बुक छपी है उनकी लिस्ट आपको बेसिकली नेशनल बिब्लियोग्राफी में मिल जाती हैं, ठीक है। और ये जो होती हैं एक पूरे नेशन को डिनोट करती हैं बेसिकली, तो वहाँ ये सबसे अच्छा सोर्स होता है कि आप वहाँ से बुक सेलेक्ट कर पाओ, क्योंकि आपको पूरी कंट्री का पता होता है कि इस कंट्री में कौन कौन सी बुक्स छपी हैं। जैसे कि इंडिया की जो नेशनल बिब्लियोग्राफी होती है उसको INB बोलते हैं, और उसको कौन पब्लिश करता है, कोई बता सकता है? बोलो हर्षिता। अरे नहीं, उसका नाम है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, उसको पब्लिश कौन करता है? कंचन है? कौन? कोलकाता? कोलकाता नहीं। 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 नेशनल लाइब्रेरी इंडिया, जो कि कोलकाता में सिचुएटेड है। कोलकाता कोलकाता सब बोल रहे हो। अरे
वही है, नहीं उसका दूसरा नाम तो नहीं है कोई, नेशनल लाइब्रेरी को तो नेशनल लाइब्रेरी ही बोलते हैं आई थिंक, बोलते हैं, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है ना, बोल सकते हैं लेकिन अभी तक मैंने नहीं पढ़ा है वैसे। हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है। हाँ तो लेकिन मेरे ख्याल से तो इसका जो आंसर है वो यही है कि नेशनल लाइब्रेरी करती है, मतलब कोई भी जो नेशनल बिब्लियोग्राफी होती है ना, उस कंट्री की नेशनल लाइब्रेरी ही बेसिकली छापती है या देती है। जैसे कि नेशनल बिब्लियोग्राफी, इंडिया की नेशनल बिब्लियोग्राफी इंडिया की नेशनल लाइब्रेरी देती है, जो कि है नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता। और जैसे ब्रिटिश की नेशनल बिब्लियोग्राफी जो है वो ब्रिटिश की नेशनल लाइब्रेरी प्रोवाइड करेगी, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, बीएनबी नाम है उसका, आईएनबी बीएनबी, ठीक है। तो चीज़ें चल रही हैं अभी बिब्लियोग्राफीज में, जो कि बहुत हेल्पफुल है। उसके बाद आपकी क्या आती है, सर्वे टाइप बिब्लियोग्राफीज हो गई, और उसके बाद सीरियल डायरेक्टरी, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें से आप 5 नाम 10 नाम याद कर लेना, ठीक है, जो भी आप कर सकते हो, ठीक है। स्टार्टिंग के तो जो मैंने बताया वो तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके अलावा आप जो भी आसान लगे आपको, प्रिंटेड कैटलॉग, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, नेम याद रखना सिलेक्शन टूल्स के बेसिकली, ठीक है। अगर आप ये एग्जाम्पल ना भी याद रख पाओ तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन नेम याद रखना, ये सारे जो सिलेक्शन टूल्स के नेम हैं, टाइटल्स हैं, वो याद रखना। और एग्जाम्पल भी अगर कभी किसी का याद आ जाए तो दे देना, और बेसिकली इनको जो मैंने समझाया ना आपको वो डिफाइन कर देना, तो हो जाएगा ये, अगर आप 5 नंबर में आएगा तो। क्लियर है। उसके बाद आता है आपका, ठीक है, कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहाँ कहाँ से आते हैं, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद ऑर्डरिंग प्रोसेस है, ऑर्डर आप कैसे करते हो, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। 2 तरह से होता है, प्री ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर करने से पहले आप क्या क्या देखोगे, और ऑर्डर वर्क, उसको चेक करने के बाद आप क्या लिखोगे, ऑर्डर वर्क करोगे, और उसके बाद रिसिप्ट एंड कंसाइनमेंट मांगोगे उनसे। तो ये कुछ है, इसको आप पढ़ लेना। उसके बाद प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, एक्विजिशंस के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, तो फाइनेंशियल रिसोर्स की प्रॉब्लम आ सकती है, कॉमन सी चीज़ें हैं, ठीक है। सप्लायर की प्रॉब्लम आ सकती हैं, है ना, उनके साथ आपका बना नहीं है अच्छे से। और उसके बाद लाइब्रेरी से अगर बात करें तो बुक मार्केट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, टर्म एंड कंडीशन की प्रॉब्लम हो सकती हैं, ठीक है। कॉपीराइट की प्रॉब्लम हो सक कॉपीराइट की प्रॉब्लम नहीं होती है, जो बेचता है वो अपना कुछ, मतलब वो कॉपीराइट से ही बेचता है ना, तो डुप्लीकेट लाइब्रेरी एक्वायर करती ही नहीं है, वो बेसिकली सही करती है, ठीक है। टर्म एंड कंडीशन की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सप्लायर कौन सा चुने, इससे प्रॉब्लम हो सकती है, कौन से टूल्स चुने, इसकी प्रॉब्लम हो सकती है ना। एजेंट्स चुने कि किससे चुने, कि डायरेक्ट पब्लिशर से लें, कैसे लें, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना। मार्केट की प्रॉब्लम हो सकती हैं, बुक मार्केट आपकी दूर होगी, डिस्काउंट आपको कम मिल रहा है, डिस्काउंट अच्छे से नहीं मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपकी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग कर लेना, कुछ है नहीं इसके अंदर, बेसिकली सब बना बना के करने वाली चीज़ें हैं। एक्विजिशन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए बता रही हूँ। हाँ हाँ, जितना याद रख सकते हो रख लो, और एंड टाइम पे जितना याद आए उतना लिख दो, ठीक है। और खुद से भी ऐसा नहीं है कि खुद से आप खुद एज अ लाइब्रेरियन सोचो, इतनी सारी चीज़ें आप पढ़ चुकी हो अब लाइब्रेरी साइंस के अंदर, तो एज अ लाइब्रेरियन आप सोचना शुरू करो, और मतलब अपने आप से सोच के देखो कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, कहाँ कहाँ मुझे प्रॉब्लम हो सकती हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी आप इसके अंदर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका बस यही है इसमें। अब इसके मेथड भी एक बार पढ़ लेना, बुक सिलेक्शन के क्या क्या मेथड हैं, ठीक है।
तो स्टैंडिंग वेंडर हो गया, बुक्स ऑन अप्रूवल हो गया, अप्रूवल मांगते हो आप, उसके बाद बुक करते देते हो। फिर डायरेक्ट ऑर्डर हो गया, स्टैंडिंग ऑर्डर हो गया। तो ये थोड़ा सा एक एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, इसको आप पढ़ लेना। यूनिट 5 है काजल। लेट से आते हो, उसके बाद पूछते हो, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में क्या क्या आ रखे हैं वो तो आप ही लोग देख सकते हो। कहाँ है पेज नंबर 6? लिस्ट और एडवांटेजेस ऑफ एक्विजिशन थ्रू एजेंट्स। एजेंट से आप, कहाँ है बी वाला? कंसोर्शियम वर्सेस इंडिपेंडेंट एक्विजिशन, ये वाला आ रखा है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। देखो कंसोर्शियम वाला क्या होता है कि आप ना कंसोर्शियम करते हो, जैसे कि एक या दूसरे लाइब्रेरीज के साथ कंसोर्शियम करते हो, या फिर किसी पब्लिशर के साथ भी कंसोर्शियम कर सकते हो। इसका मतलब होता है, कंसोर्शियम का मतलब होता है एक साथ काम करना, या फिर एक एक गोल होने के एक गोल होने की वजह से आप एक साथ काम करते हो। जैसे कि मान लो 4 लाइब्रेरी के साथ आपने कंसोर्शियम कर लिया, ठीक है, यानी कि आप बोलते हो भाई ये 5 बुक मैं खरीद लेती हूँ, और ये 5 बुक तुम खरीद लो, ये 5 बुक तुम खरीद लो, ये 5 बुक तुम खरीद लो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपके पास 20, और उनकी कैटलॉगिंग आप आपस में शेयर कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या होगा कि 20 बुक आप खरीदोगे, उसका बजट आपका बच के आपका सिर्फ 5 बुक का बजट लग रहा है, लेकिन बदले में आपको 20 बुक की प्रॉफिट मिल रही है, ठीक है। आपके यूजर भी उसको यूज कर सकते हैं। तो आप क्या करते हो, ये ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट होता है। तो 5-5 करके हमने खरीद लिया, हम 4 लोग ने खरीद लिया, तो अब हमारे यूजर्स को कितने बुक मिल गए? 20 बुक मिल गए, लेकिन हम लोग का पैसा कितना लगा? सिर्फ 5 बुक का लगा। तो हमने क्या कर लिया, आपस में कंसोर्शियम कर लिया। दूसरी बात, हमने कुछ पब्लिशर से कंसोर्शियम कर लिया, कि पब्लिशर से बोला कि भाई हम आपकी ही, मतलब ये बुक आपके ही पब्लिकेशन से लेंगे, दूसरी पब्लिकेशन से हम नहीं लेंगे। बदले में आपको जितना आप मुझे 10% डिस्काउंट दे रहे हो, उसके बदले आपको मुझे 20% डिस्काउंट देना होगा, ठीक है। और पब्लिशर भी सोचता है कि जहाँ मेरी एक बुक बिक रही थी, अब वहाँ पे मेरी 20 बुक बिक रही है, तो वो भी देने के लिए तैयार हो जाता है। तो दोनों अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए क्या करते हैं, कंसोर्शियम में आ जाते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट एक्विजिशन, यानी कि आप इंडिपेंडेंटली, यानी कि खुद के बदौलत ही सारी बुक खरीदते हो, और खुद के और सेपरेट सेपरेट यूजर से खरीदते हो। तो अब बताओ, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख लोगे खुद से? हो जाएगा ना। बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैं फोकस करती हूँ कि कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर दूँ, बाकी का झंझट ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। और बोलो, और कोई क्वेश्चन आ रखा है? हाँ, यही आप करो। कौन सा पेज पेज नंबर बताओ। हाँ, तो स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम आ रही है वो सारी चीज लिख देना, कि मार्केट दूर होती है, डिस्काउंट अच्छा नहीं मिलता है, फॉरेन बुक को खरीदने में दिक्कत आती है ना, जो इंग्लिश नहीं होती है ना। इंग्लिश और हिंदी की तो हम खरीद लेते हैं, लेकिन जैसे जापानीज बुक हुई, फ्रांस की बुक हुई, तो इन सारी, रशियन लैंग्वेज हुई, तो इन सारी बुक्स को समझने में दिक्कत होती है, खरीदने में प्रॉब्लम आती है कि कौन सी अच्छी है बुरी है, ये हम समझ नहीं पाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। इसको तो एक बार पढ़ोगे तो हो जाएगा, बस टाइटल टाइटल पढ़ो और समझने की कोशिश करो। अदरवाइज समझ नहीं आता तो एक वर्ड चुनो, समझे। कोई भी टीचर जो पिक करता है ना, कोई भी टीचर जब पेपर चेक करता है, तो उसके दिमाग में एक क्लियर आइडिया होता है, उसको पूरा एक बुक का एक पेज का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है, या 10 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, उसमें किसी को भी ना 3 पेज का कॉन्सेप्ट नहीं आता रहता है। जैसे अगर मैं पर्सनली, अगर आप लोग का पेपर चेक करूंगी, तो मैं आपके पेपर में की पॉइंट ढूंढूंगी, ठीक है। चेक करते वक्त मेरे को एक वर्ड चाहिए उससे रिलेटेड, और उससे रिलेटेड वर्ड मुझे मिल गया, दैट्स इट, उसके नंबर मैं लगा दूंगी। मुझे बाकी कहानी नहीं पढ़नी कि आपने क्या लिख रखा है और क्या नहीं लिख रखा है, ठीक है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग करना। मैं सीधा देखूंगी जिसने लिख रखा है ग्रुपिंग करना, उसको नंबर दे दूंगी, जिसने नहीं लिख रखा ग्रुपिंग करना, उसको नंबर नहीं दूंगी, ठीक है। तो एक्विजिशन का मतलब होता है बुक को एक्वायर करना, जिसने लिख दिया है कि बुक को एक्वायर करना, सिलेक्शन प्रोसेस से उसके बाद सिलेक्ट करना, उसके बाद ऑर्डर करना, उसके बाद
उनकी चेकिंग करना, उसके बाद रिसिप्ट बनाना, ये सारी चीज़ें जिसने लिख रखी होगी उसको मैं पूरे नंबर दे दूंगी। मुझे बाकी 3 पेज उसने क्या लिखा है मुझे उससे मतलब नहीं है। समझ पा रहे हो? बस एक कीवर्ड ढूंढो और उसको पकड़ के चलो और उसके इर्द गिर्द घूमते रहो बस। किसका? किसके? क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा। यही बता रहे हैं क्वेश्चन आया था, मैंने तो समझा दिया, मुझे नहीं पता कैसे क्वेश्चन आए थे इससे। मैंने बोला ना, मैंने अपने टाइम में ये पूरा मतलब ब्लॉक ही छोड़ दिया था। मेरे को ऐसा लगा था कि अगर आएगा तो मैं कर लूँगी। एक्विजिशन वाला मैं करके गई थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और बाकी में से मैंने देखा था कि 5-5 के आते हैं, तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया और मेरे को ऐसा लगा कि 10 नंबर के क्वेश्चन 4 करने होते हैं तो मैं वो बाकी ब्लॉक से कवर कर लूँगी। और इसमें से अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आया तो मैंने सोचा था 5 नंबर में 1-1.5 पेज लिख सकती हूँ किसी भी टॉपिक पे, तो मैं ये करके नहीं गई थी। और किसी को कोई डाउट है इस चैप्टर से? हाँ, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट जो होता है कि किसी भी प्रिंटेड प्राइस से कम प्राइस पे जब हम बुक खरीदते हैं या हमें पब्लिशर बुक सप्लाई करते हैं, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो इस पे कुछ कुछ होती हैं कि जैसे कि आप पढ़ोगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी हैज़ फिक्स्ड 15% डिस्काउंट ऑन ऑल बुक्स एंड 30% डिस्काउंट्स ऑन पब्लिश 3 years बैक एक्सक्लूडिंग रियल बुक्स or books acquired on the firm authorities. The government of library are purchasing book on 10% of foreign books and 15% for the Indian publication। तो इस तरह से ये दे रखा है कि कौन कितने % डिस्काउंट पे कौन बुक खरीदता है। ठीक है, तो ये परसेंटेज कुछ फिक्स कर रखी है, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे इसके अंदर आपको मिल जाएगा। उसके बाद फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट भी होती हैं, ये सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई होती हैं इसमें भी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको पढ़नी होंगी। ठीक है, कहाँ पे मेथड्स हैं? ये स्टैंडिंग वेंडर, बुक ऑन अप्रूवल, ये कुछ मेथड हैं जिसकी जो मेथड यूज़ करके आप बुक खरीदते हो, पेमेंट करते हो इसमें। ठीक है, कौन से मेथड से पेमेंट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये इसमें लिखा होगा, पढ़ लेना, कुछ है नहीं इसके अंदर, ज़्यादा कुछ मुझे खास लगता नहीं है। और इसमें घुमा फिरा के बहुत ज़्यादा ये दिया हुआ है। ये बजटिंग सिस्टम है आपका, जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम, जीरो बेस्ड ZBB। ठीक है, तो बता दूंगी, मैं बताती हूँ। हाँ, तो देखो फिर यही है, उसके बाद जो आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इसमें बस यही है बेसिक आपको पता होना चाहिए। इसमें आपका प्रोसेसिंग वर्क के बारे में। ठीक है, प्रोसेसिंग वर्क क्या होता है? ठीक है, कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन करना। ठीक है, यानी कि इसमें आपको बेसिकली प्रोसेसिंग वर्क और सर्कुलेशन, दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है। प्रोसेसिंग वर्क के अंदर आपका क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। क्यों बिंदी खराब कर रही हो? और सर्कुलेशन के अंदर क्या हो जाता है, इशू रिटर्न का जो प्रोसेस होता है उनके बारे में हम बात करते हैं। प्रोसेसिंग वर्क में आप लोग समझ जाओ कि क्या जरूरत है प्रोसेसिंग का, तो क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग की क्या जरूरत है, बस वही लिख देना है। और तो उसके बाद फिजिकल प्रोसेसिंग, इसके अंदर आप क्या करते हो, तो डस्ट कवर स्ट्रेथनिंग है ना, डस्ट कवर लगाते हो, स्टैंपिंग करते हो। ठीक है, जब लाइब्रेरी स्टैंप वगैरह लगाते हो बुक लेने के बाद, आप क्या करते हो, बेसिकली जो प्रोसेसिंग वर्क है वो बुक लेने के बाद, एक्वायर करने के बाद, खरीदने के बाद की प्रोसेस है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो उसमें,
प्रोसेसिंग वर्क में क्या क्या करते जाओगे ये ध्यान रखना। एज अ लाइब्रेरियन सोचो, पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आप क्या क्या काम करोगे, बस ये सोचते चलो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उस बुक की डस्ट कवर लगाओगे। डस्ट कवर लगाने के बाद अपनी लाइब्रेरी की स्टैंपिंग करोगे। फर्स्ट पेज पे स्टैंपिंग होती है, लास्ट पेज पे स्टैंपिंग होती है, और एक जो होती है सीक्रेट पेज होता है उस पर हम स्टैंपिंग करते हैं। उसके बाद पेस्टिंग करते हैं, यानी कि लेबल पेस्टिंग करते हैं, है ना। और ये सारी चीज़ें, बुक पॉकेट बनाते हैं। बुक पॉकेट यानी कि देखा है, लाइब्रेरी की बुक देखा होगा तो पता होगा। बुक पॉकेट, डेट स्लिप, ये सारी चीज़ें हम लगाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब बुक हो जाती है फिर आगे हम पास कर देते हैं कॉल नंबर लगाने के लिए, यानी कि उसके टाइटल को देखिएगा। जो कॉल नंबर बनाते हैं, जो क्लासीफायर होते हैं, वो क्या करते हैं, फिर उनके टाइटल्स देखेंगे और फिर उनके डीडीसी से या फिर जो भी स्कीम उनकी यूज़ हो रही है उनसे कॉल नंबर निकाल के उन पे कॉल नंबर लिखते चले जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जब कॉल नंबर सबको मिल जाएगा उसके बाद कैटलॉगिंग प्रोसेस के लिए हम भेज देंगे। तो दिस इज, ये सारी जो प्रोसेस है ये आपकी हो जाती है प्रोसेसिंग, क्या बोला था मैंने, प्रोसेसिंग वर्क। हाँ, ये सारी बस यही वर्क होता है, इसमें और कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद टेक्निकल प्रोसेसिंग की अगर सिंपली बात करें तो टेक्निकल में आपकी प्रोसेसिंग में सिर्फ क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग आती है, और प्रोसेसिंग वर्क में ये सारी चीज़ें आती हैं, डस्ट कवर, स्टैंपिंग, पेस्टिंग, कॉल नंबर, कैटलॉग कार्ड्स। और उसके बाद टेक्निकल प्रोसेसिंग में आपकी सिर्फ क्लासिफिकेशन बुक और कैटलॉगिंग ऑफ बुक आती है। अगर क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये कर लोगे आप, और होना चाहिए 2 to 3 में है, तो आई होप आपको आता होगा। उसके बाद टूल्स और नीड और ये सारी चीज़ें आप पढ़ लोगे, ईजी है। सर्कुलेशन में हम क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं, बुक को बांटते हैं, यानी कि बुक को इशू एंड रिटर्न करते हैं, लेकिन उससे पहले भी हमें कुछ काम करनी होती हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर्कुलेशन काउंटर पे यूज़र रजिस्ट्रेशन करते हैं, यानी कि जो भी यूज़र हमारे मेंबर बन रहे हैं या फिर जो हमारे स्टूडेंट हैं उनका रजिस्ट्रेशन होगा तो ही तो हम इशू रिटर्न कर पाएंगे। तो फिर हम उनका रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग करते हैं, यानी कि इशू एंड रिटर्न का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। और इशू करने के बाद अगर किसी ने बुक वापस नहीं है कि तो उनको रिमाइंडर भेजते हैं, ठीक है। और उनको बताते हैं कि आपकी फ़ाइन लगेगी, ये लगेगी। और उसके बाद जो हमारे पास इशू करने रिटर्न करने आते हैं तो रिटर्न कर लेते हैं, और जो डेट से लेट होते हैं उन पे फ़ाइन लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस होगा। चार्जिंग डिस्चार्जिंग सिस्टम पढ़ लेना, इसमें जो है 2 प्रोसेस है, ब्राउनी सिस्टम और कार्डिक सिस्टम, 2 सिस्टम होगा। न्यूआर्क चार्जिंग सिस्टम एंड ब्राउनी सिस्टम, है ना। ये दोनों सिस्टम आप पढ़ लोगे। हाँ बोलो। क्या खाऊं, कुछ भी नहीं है खाने को। थोड़ा सा चोखा लेके दे दोगी क्या, मुझे खा लूंगी, चम्मच भी दे दूंगी। अभी नहीं बनाऊंगी मैं पराठा, बिस्किट बिस्किट खा लो जाओ। बिस्किट सब खत्म हो ओहो, गया। नित्या पढ़ा समय, ठीक है। नीना ब्राउनी के नाम पे है ये, इतना याद है मुझे। और उसके बाद जो होता है इसके अंदर, देखो आप सेकंड पैराग्राफ में, आप सॉरी सेकंड लाइन में, अंडर द सिस्टम ईच मेंबर इज गिवन एज मैनी पॉकेट टाइप मेंबरशिप कार्ड, ठीक है। ठीक है, समझ गई मैं। जो ब्राउनी सिस्टम होता है ना उसमें क्या होता है, जैसे आप मेरे लाइब्रेरी के यूज़र हो तो मैं आपको क्या करूँगी, जैसे आपका आई कार्ड होता है ना उसी की तरह ना एक पॉकेट कार्ड होता है लाइब्रेरी का, वो दिया जाता है आई कार्ड की तरह ही आप समझो। वैसे इसको आई कार्ड मत बोल देना, पॉकेट कार्ड ही बोलना। तो पॉकेट कार्ड दिया जाता है जिसमें कि यूज़र का, और उतने पॉकेट कार्ड दिए जाते हैं जितने बुक वो इशू करवा सकते हैं एक टाइम में। जैसे कि मेरी लाइब्रेरी की पॉलिसी है कि आप एक टाइम में 2 बुक इशू करवा सकते हैं, तो मैं 2 पॉकेट कार्ड आपके नाम से इशू करूंगी, ठीक है, आपको दे दूंगी बेसिकली आई कार्ड की तरह। तो उसमें आपका नाम लिखा होगा और आपका एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखा होगा, ठीक है। तो फिर उस कार्ड, जब भी आप बुक इशू करवाने के आओगे ना मेरे पास, तो उस कार्ड को लेके आओगे, तो मैं उस कार्ड को रख लूँगी अपने पास, ठीक है।
और विथ बुक जो भी आप बुक इशू करवा रहे हो उसको उस कार्ड पे लिख दूंगी, उस पर थोड़ा स्पेस भी होता है लिखने का, तो उस कार्ड पे लिख दूंगी कि आपने कौन सी बुक को किस डेट में इशू करवाया है। और बुक में जो कार्ड लगी होगी उसको भी अपने पास रख लूंगी, आपके आई कार्ड में घुस जाएगी क्योंकि उसमें पॉकेट बना होता है। तो आपका आई कार्ड मतलब पॉकेट कार्ड और बुक का कार्ड एक साथ हो जाएगा, और बुक मैं आपको दे दूंगी, और आपकी जो आई कार्ड एक बुक की थी वो मैं रख लूंगी। सिमिलरली अगर दो बुक इशू करवा रहे हो तो दोनों में मतलब जो जो बुक करवा रहे हो उसका कार्ड निकाल के उसमें डाल दूंगी, और दोनों आई कार्ड आपका अपने पास रख लूंगी और दो बुक आपको दे दूंगी। फिर जब वो बुक वापस करोगे मुझे, वो बुक जिस दिन आप वापस करोगे उस दिन उस बुक का कार्ड निकाल के बुक में डाल दूंगी और आपकी आई कार्ड आपको वापस कर दूंगी, यानी कि पॉकेट कार्ड आपको वापस कर दूंगी। समझ में आया कुछ? हम्म। हाँ, वही लाइब्रेरी कार्ड जो है ना वो पॉकेट कार्ड है। ठीक है, पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। अब बना हुआ भी है कैसा लगता है बुक कार्ड और कैसा लगता है क्या, ठीक है। अब ये न्यूयॉर्क वाला है, पढ़ा है किसी ने न्यूयॉर्क? ठीक है, ये ब्राउनी सिस्टम की तरह ही है लेकिन इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दी गई है। बुक कार्ड के जो कॉलम है उन पेज नंबर 50 लो, पेज नंबर 50 मिल गया। न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम आएगा, ये एग्जाम में छोड़ के मत जाना, पक्का आएगा। हाँ फेंक दो जाओ, पक्का आएगा, छोड़ के मत जाना। ठीक है, तो न्यूयॉर्क में क्या होता है कि उसी को ब्राउनी सिस्टम को ही क्या हुआ थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया, और उसके अंदर क्या हुआ जैसे कि बुक कॉलमन थे, जो बुक कार्ड थी ना उसमें कॉलमन बढ़ा दिए गए, जो बोरो कार्ड था तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है, बस यही है। हाँ हाँ बस यही है, थोड़ा सा। नहीं बेटा समोसा नहीं है, जाओ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग पढ़ लेना, और मैं क्या बोलूँ, टाइम कम है और आप लोग की वजह से मुझे आना पड़ता है ऑनलाइन अपने काम को छोड़कर, नहीं तो अभी मैं अच्छा खासा सो रही होती नहा धो के। चलो, लेकिन आप लोग को मेरे से समझ में आता है, यही बहुत बड़ी बात है। टेलर्स के प्रिंसिपल कोई पूछ रहा था ना। हाँ हर्षिता, आपने मैसेज किया था टेलर्स के प्रिंसिपल वाला, मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, जरा चेक करना ब्लू पेन से। तुमने किया था? नहीं किया? अच्छा, किसी ने किया होगा फिर, जिसने भी किया था थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद आता है कंट्रोल मेथड फॉर सर्कुलेशन सिस्टम। ठीक है, यानी कि सर्कुलेशन सिस्टम पे आप कैसे कैसे कंट्रोल करते हो, तो वही वाली बात है जो सर्कुलेशन पे आप करते हो, रिजर्व करते हो बुक को, उसके बाद बुक वापस नहीं की तो रिकॉल करते हो, उनको रिकॉल करवाते हो। ठीक है, फिर रिन्यूअल के लिए बोलते हो, अगर मतलब रिन्यू करवाने के लिए बोलते हो, अगर बुक की ज़्यादा दिन के लिए ज़रूरत है उनको तो फिर से आप बोलते हो कि रिन्यू करवा लो आप बुक को, यानी कि दोबारा से इशू करवा लो, लेकिन आप रख नहीं सकते, है ना, रिमाइंडर भेजते हो। फिर उसके बाद फाइन लगा देते हो, अगर बुक नहीं वापस कर रहा है तो फाइन, ओवरड्यू चार्जेस लगाते हो, फाइन लगाते हो। और उसके बाद इंटर लाइब्रेरी लोन, अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप लोन पे लेके फिर उनको दूसरे लाइब्रेरी से मांग के और उनको उधार में दे देते हो। बस यही है इसके अंदर। उसके बाद क्या है भाई, सीरियल कंट्रोल वाला पढ़ लेना, मुझे बहुत बकवास लगता है सीरियल कंट्रोल। ठीक है, सीरियल कंट्रोल को इश्यू रिटर्न करवाने के दो सिस्टम है, कार्ड सिस्टम और शायद कार्डेक्स करके कुछ ऐसा आता है, वो पढ़ लेना। न्यूयॉर्क और ब्राउन ही इम्पोर्टेंट है, तो ये पढ़ लेना। और मैं क्या बताऊँ, बाकी आप लोग ने सबने प्रीवियस ईयर देखा ही होगा।
उसके बाद आता है आपका यूनिट 7 फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लानिंग। आप जो मेरी क्लासेस आप ले रहे हो ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका बन जाएगा। उसके बाद आप सर की क्लास लेना तो और ज़्यादा थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। सब ले लेना आज की क्लास जो है बड़ोदरा स्टडी सेंटर की, ठीक है। उसके बाद आपका आता है इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको क्या होती है, स्पेस की नीड होती है सबसे पहले तो, है ना। स्पेस चाहिए आपको अच्छा। तो इसके अंदर आप क्या क्या ध्यान रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत छोड़ के जाना, इससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। लाइब्रेरी बिल्डिंग के बारे में आ जाएगा कि साइज अच्छा होना चाहिए, कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो स्पेस कैसे होनी चाहिए इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। स्पेस मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो स्पेस मैनेजमेंट के लिए आप क्या करोगे, पेज नंबर 75 स्पेस मैनेजमेंट आता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। या स्पेस के बारे में ही अगर आपसे पूछे ना, तो आप पेज नंबर 75 का ही लिखना। स्पेस के बारे में अगर कुछ भी पूछ ले, तो चाहे मैनेजमेंट पूछ ले या कुछ भी स्पेस के बारे में अगर पूछे ना, तो आप यही लिख के आ जाना, ठीक है। इजी है ये। तो सबसे पहले स्पेस मैनेजमेंट में आप क्या देखते हो कि नॉइज ना हो, है ना, ट्रैफिक फ्लो ज़्यादा ना हो। यानी कि अगर ऐसी जगह पे आप स्पेस रखोगे कि जहाँ पे ट्रैफिक की ही आवाज़ आ रही है, तो कोई यूज़ नहीं है लाइब्रेरी का, है ना। सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए वहाँ की, है ना। और यहाँ पे क्या है, कन्वीनियंट होना चाहिए, आने जाने में क्या होना चाहिए, कन्वीनियंस होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब थोड़ी देर हम ऑटो से आगे, गाड़ी से आगे, उसके बाद अंदर गाड़ी जाने की जगह ही नहीं है, या फिर पैदल बहुत ज़्यादा आगे चलना पड़ गया, है ना। तो थोड़ा सा ऐसा भी नहीं होना चाहिए, मेन प्लेस पे होना चाहिए। उसके बाद क्रिटिकल डिस्टेंस होनी चाहिए, यानी कि जो आपकी फर्नीचर्स वगैरह है, सेल्विंग अरेंजमेंट है, इन सब में थोड़ी सी डिस्टेंस वगैरह और ये सारी चीज़ मेंटेन होनी चाहिए। इक्विपमेंट अच्छी होनी चाहिए आपके पास। इक्विपमेंट के अंदर आपकी आ जाती हैं लाइट हो गई और एयर हो गई, ये सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी हो गई, पानी वगैरह हो गया। तो ये सारी चीज़ें, वॉशरूम और ये सारी चीज़ें इसी के अंदर जाती हैं, तो ये सब अच्छी होनी चाहिए। इंट्रैक्शन, यानी कि स्टाफ एंड यूज़र के बीच में इंट्रैक्शन अच्छा हो पाए, ऐसा लेना चाहिए जहाँ पे लोकेशन अच्छी हो, जहाँ पे स्टाफ एंड यूज़र आपस में इंटरेक्ट कर पाए। इंफॉर्मेशन डेस्क होनी चाहिए, ये सारी फैसिलिटी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप लिख लेना। अच्छी लाइटनिंग होनी चाहिए, अच्छी एयर होनी चाहिए, है ना, नेचुरल एयर आए, सनलाइट आए, ठीक है। और लाइटिंग जो है सिर्फ ऐसा ना हो कि बल्ब वगैरह जल रहे हैं लेकिन बाहर से कहीं से भी सनलाइट नहीं आ रही है, ऐसे में बुक्स खराब हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ की प्रोविज़न होनी चाहिए। स्पेस को ध्यान में, जब भी आप स्पेस देखने जा रहे हैं लाइब्रेरी के लिए। तो उसके बाद लाइब्रेरी बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, ये आप देखेंगे कि लाइब्रेरी बिल्डिंग के लिए आप क्या क्या करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप कर लोगे। बिल्डिंग प्लानिंग कमेटी में कौन कौन होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। बिल्डिंग प्लानिंग कमेटी में जो होता है, एक लाइब्रेरियन होता है, एक आर्किटेक्ट होता है जो कि आपकी लाइब्रेरी को बनाएगा, एक रिप्रेजेंटेटिव होता है लाइब्रेरी अथॉरिटी का, एक इंजीनियर होता है, और एक दो सीनियर स्टाफ होते हैं। तो कमेटी में कौन कौन होता है, ये सारी चीज़ें आप लिख लोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, लोकेशन, लोकेशन में वही बात हो जाएंगी सारी, या साइट सिलेक्शन में सारी स्पेस वाली बात ही लिख देना आप लोग, ठीक है। साइज एंड शेप कैसा रहेगा, कॉस्ट कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप लिख देना। वैसे ये चैप्टर मैं अभी नहीं पढ़ के गई थी, बट आप लोग को मैं बता देती हूँ। अब आती है आपकी डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि कोई अगर डिजास्टर आ गया, जैसे आग लग गई या बाढ़ आ गई या फिर भूकंप आ गया, हाँ, उसमें आपकी जो भी चीज़ें होती हैं, कुछ नुकसान हो जाता है, कुछ चीज़ें जल जाती हैं, या फिर कुछ भी ऐसा हो जाता है। जैसे कि नालंदा का आपको पता होगा, नालंदा की जो लाइब्रेरी थी, सबसे पुरानी और सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, और वहाँ पे जितने कलेक्शन थे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कलेक्शन थे। इवन जो फॉरेनर थे, जैसे अभी हम लोग कैसे फर्दर एजुकेशन के लिए सब फॉरेन जाना चाहते थे, वैसे फॉरेन से लोग फर्दर एजुकेशन के लिए इंडिया आना चाह रहे थे उस टाइम, जब हमारे पास नालंदा थी और नालंदा की लाइब्रेरी थी। लेकिन किसने तो याद नहीं है मुझे, जिसको हिस्ट्री पता होगी उसको पता होगा, उसने आग लगा दी और पूरी लाइब्रेरी जल गई, और आज भी वहाँ पे जले हुए का निशान है। हाँ शायद उन्होंने।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे कि आग लग जाएगी तो आप क्या क्या उसके लिए रखोगे, बाढ़ आ जाएगी तो उसके लिए आप क्या क्या करके रखोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें से पढ़ लेना, आती हैं एग्जाम में। लाइब्रेरी फर्नीचर में आप क्या क्या लोगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। बुक रैक हो गई, है ना, और कैटलॉग कैबिनेट हो गई, स्टडी टेबल हो गई, चेयर हो गई, और ये सारी चीज़ें आप पढ़ लो इसमें से। इसका ना 7 चैप्टर का अगर आप आंसर टू सेल्फ चेक एक्सरसाइज भी करके चले जाओगे ना, बस इतना ही करके चले जाओगे, वो भी मोर देन इनफ है। यानी कि इस पूरे ब्लॉक में अगर आप सिर्फ सेल्फ चेक एक्सरसाइज कर लोगे ना, जो लास्ट में होती हैं, सबको पता है आंसर टू सेल्फ चेक आंसर्स रहते हैं जो लास्ट में क्वेश्चंस के। हाँ, सिर्फ उतना उतना भी पढ़ के चले जाओगे ना तो वो भी हो जाएगा, इस ब्लॉक का काम हो जाएगा। ठीक है, अब मेंटेनेंस एंड प्रिजर्वेशन आप कैसे करोगे उसके बारे में दी गई है बातें। ठीक है, जैसे कि डिटोरिएशंस को बचाने के लिए आप क्या करोगे, है ना, इंटर और कॉजेज ऑफ डिटोरिएशन। डिटोरिएशन मतलब बुक खराब कैसे हो जाती है, बर्बाद कैसे हो जाती हैं। तो पेपर बेस्ड मटेरियल, कुछ ऐसा पेपर होता है ना, उसके वजह से मटेरियल खराब हो जाती है, इंक के वजह से हो जाती हैं, लेदर के वजह से मटेरियल खराब हो जाती हैं, कुछ फोटोग्राफ एंड फिल्म्स हम लगाते हैं वो भी बुक्स को ख़राब कर देती हैं एक टाइम के बाद। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद एक्सटर्नल काउज जो होती हैं, लाइट और टेम्परेचर ह्यूमिडिटी की वजह से बुक ख़राब हो जाती हैं, इन्वायरमेंट की वजह से, बायोलॉजिकल एजेंट्स की वजह से बुक ख़राब हो जाती हैं। बायोलॉजिकल एजेंट यानी कि फंगस और ये सारी चीज़ें जो होती हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लिख देना। एयर पॉल्यूटेंट हो गई। उसके बाद क्या क्या इम्पैक्ट करता है तो ये लिख दोगे। आपके स्टाफ की नेगलेंस, यानी कि स्टाफ देख रहा है कि बुक खराब होनी स्टार्ट हो गई है लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कर रहा है, डस्टिंग नहीं कर रहा है, क्लीनिंग नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से बुक खराब हो जाती हैं। तो इसमें यही है कि बुक कैसे बर्बाद होती हैं, कैसे खराब होती हैं, चोरी हो जाती हैं, कोई बुक फाड़ देता है यूज़र, कोई इंपॉर्टेंट पेज लगती है तो उसको यूज़र कम्युनिटी की नेगलेसेंस, यानी कि जो यूज़र्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको जो इम्पोर्टेंट लगता है ना वो बुक से फाड़ लेते हैं पेजेस, तो उनके वजह से बुक ख़राब हो जाती हैं आपकी। और ऐसे जैसे तैसे फेंक देते हैं बुक यूज़ करने के बाद यूज़र्स, तो उसके वजह से भी बुक ख़राब हो जाती है। तो इसमें बेसिकली बुक ख़राब क्यों होती है, कैसे होती है, और उसको आप कैसे बचाओगे, इसके बारे में आपको दिया गया है। बहुत ईजी चैप्टर है, मुझे नहीं लग रहा है इसको समझाने की मुझे ज़रूरत है। आप अगर नहीं भी पढ़ के जाओगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि छोड़ के तो नहीं आओगे इसको। हम्म। ठीक है, उसके बाद बाइंडिंग कैसे करवाते हो ये सारी चीज़ें आप पढ़ के चले जाना। क्लोथ बाइंडिंग होती है, लेदर बाइंडिंग होती है, पेपर बाइंडिंग होती है, थ्रेड बाइंडिंग होती है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ के इसमें से चले जाओगे। और लास्ट में आप क्या करोगे, जितना इसमें से, हाँ, रेक्टिफिकेशन क्या होती है ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। सेल्फ रेक्टिफिकेशन होती है कि डेली जो बुक्स हैं उनको डेली डेली अपने करेक्ट प्लेस पे फिक्स करना इज नोन एज सेल्फ रेक्टिफिकेशन। यानी कि जैसे एक दिन में जो यूजर्स आए वो यूज करेंगे बुक, फिर वो जहां तहां रख देंगे बुक को, लेकिन फिर अगली सुबह आपको क्या करना होता है, दोबारा से एज अ स्टाफ ऑफ लाइब्रेरी आपको दोबारा से बुक को फिक्स करनी होती है, अपने करेक्ट प्लेस पे डालना होता है, तो वो सेल्फ रेक्टिफिकेशन होता है। कभी कभी आ जाता है रेक्टिफिकेशन के बारे में। या फिर आप इंटर स्टॉक वेरिफिकेशन होती है जो ईयरली होती है, वो लास्ट में जैसे कि साल के लास्ट में स्टॉक वेरिफिकेशन होती है कि कौन सी बुक खराब हो गई, कौन सी बुक सही है, कौन सी बुक सही नहीं है, ठीक है, कौन सी बुक चोरी हो गई। ये सारी चीज़ें पता लगाने के लिए, बीडिंग आउट करने के लिए स्टॉक वेरिफिकेशन की जाती है। ठीक है, और ये सेल्फ रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन मैंने इसलिए बता दिया, पेपर में तो मैंने नहीं देखा है, बट हाँ जो इंटरव्यू होता है ना उसमें पूछ लेते हैं। जैसे कि जब मेरा जामिया का इंटरव्यू हुआ था तो उसमें मेरे से पूछा था कि रेक्टिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो स्टॉक वेरिफिकेशन आएगा, 10 नंबर में आएगा स्टॉक वेरिफिकेशन, इसको कर लेना। ठीक है, स्टॉक वेरिफिकेशन कर लोगे आप लोग, बताने की जरूरत है।
किसके? हाँ 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 हाँ। एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड मेथड। मेथड में आपका आता है एक्सेशन रजिस्टर के थ्रू। मैंने तो एक्सेशन रजिस्टर से ही किया है जब किया था स्टॉक वेरिफिकेशन। तो एक्सेशन रजिस्टर के थ्रू आप कर सकते हो स्टॉक वेरीफाई। और उसके बाद आप काउंटिंग करके कर सकते हो। कुछ इजी मेथड है उससे आप कर सकते हो, तो उनको यूज़ करके। डीमेरिट्स ये हो सकती हैं कि सारे आप अकेले नहीं कर सकते, आपको स्टाफ की ज़्यादा यूज़, मतलब इतनी बड़ी लाइब्रेरी की आप अकेले स्टॉक वेरिफिकेशन नहीं कर सकते। जब हमारी लाइब्रेरी की हुई थी स्टॉक वेरिफिकेशन तो उस टाइम जो थे यूज़र डिस्टर्ब हो गए थे, मतलब यूज़र वहाँ पे नहीं आ सकते, स्टॉक रूम में नहीं आ सकते। उसके बाद सारे के सारे स्टाफ वहीं पे लग गए थे। एक आधी स्टाफ थे जो इधर के काम कर रहे थे, बाकी सब स्टॉक वेरिफिकेशन में थे। यहाँ तक कि असिस्टेंट लाइब्रेरियन भी थे हम लोग के साथ। तो इस तरह से क्या होता है कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इश्यू रिटर्न का प्रोसेस उस टाइम थोड़ी दिन के लिए बंद हो जाता है जिस टाइम आप कर रहे होते हो। टाइम वेस्ट बहुत होता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। स्टाफ थक जाते हैं, बहुत सारी होती है चीज़ें। ठीक है। ब्रीडिंग का प्रोसेस पढ़ लेना। ब्रीडिंग का मतलब होता है जो बुक खराब हो गई हैं, फट गई हैं, कट गई हैं या ज़्यादा यूज़ में नहीं है, उनको लाइब्रेरी से निकाल देना। ठीक है, तो वो ब्रीडिंग प्रोसेस होता है, तो ये भी आप पढ़ लेना। बोलोगे मैम तो सब बोल रही, खुद ही पढ़ लेना। ऐसा तो कोई नहीं सोच रहा। हम्म। उसके बाद आपका आता है डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इसमें डिजास्टर के बारे में सबको पता ही है। फ्लड हो गई, अर्थक्वेक हो गई, नेचुरल डिजास्टर, मैन मेड डिजास्टर जो हो गई, वो वॉर जैसे कि अभी हो रही है ना। अब वो क्या करेगा, बम गिरा देगा किसी लाइब्रेरी पे, क्या होगा, लाइब्रेरी बर्बाद हो जाएगी, है ना। कर ही रहा होगा, कितनी लाइब्रेरी कर दी होगी अभी तक बर्बाद यूक्रेन में, है ना। तो वॉर हो गई, थेफ्ट यानी कि चोरी हो जाती हैं बुक्स, और बिल्डिंग डेफिशिएंसी हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, नेग्लिजेंस यानी कि निगलेक्ट कर देना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो मैन मेड डिजास्टर हैं, जिसके वजह से हमारी लाइब्रेरी बर्बाद हो सकती है। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग आप करके रखते हो पहले से, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लोगे। डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान पढ़ लेना कि पहले आपको प्रिवेंशन के लिए करनी है चीज़ें। उसके बाद प्रिपेयर रहना है कि अगर कभी डिजास्टर हो गया तो हम क्या करेंगे, कैसे बचाएंगे, क्या क्या बचाएंगे। ठीक है, क्या रिस्पॉन्स लेंगे, रिकवरी कैसे करेंगे, इन सारी चीज़ों की प्लानिंग करोगे। डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान में आप फेज 1 लिखोगे प्रिवेंशन, दूसरा प्रिपेयरनेस, तो तीसरा रिस्पॉन्स, चौथा रिकवरी। आप लोग को पता चल रहा है ना कि मैं कहाँ कहाँ से बोल रही हूँ क्या क्या, या फिर बस सुन रहे हो? ठीक है। उसके बाद आपका आता है ब्लॉक 3, बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक है, फाइनेंस मैनेजमेंट। 10 नंबर का क्वेश्चन इससे भी पक्का है। क्या? बोलो, क्या बोल रहे थे? सिक्योरिटी सिस्टम पढ़ लेना, एक आध बोला ना मैंने, की पॉइंट पकड़ लेना एक आध लाइन की बस। तो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्लॉक 2 मुझे कुछ ज़्यादा खासी इंपॉर्टेंट नहीं लगी थी, लेकिन हाँ ब्लॉक 2 में थोड़ा सा डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चंस देखे थे मैंने, एक्विजिशन से क्वेश्चन देखे थे, सीरियल से क्वेश्चन देखे थे, लेकिन सीरियल वाला मुझे आता नहीं था तो मैंने लेफ्ट किया था, उसको छोड़ के आई थी। और मैंने क्या देखा था इसमें से, और कुछ बताया ना मैंने इम्पोर्टेंट है क्या? हाँ वही स्टॉक वेरिफिकेशन, बीडिंग प्रोसेस, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4 वेरी इजी, 10-10 नंबर के क्वेश्चन पक्के हैं। ठीक है आपके। तो 2 क्वेश्चन मान के चलो आपके ब्लॉक 1 से रहेंगे 10 नंबर के, और एक क्वेश्चन आप मान लो कि ब्लॉक 3 से रहेगा, और एक क्वेश्चन ब्लॉक 4 से। 2 क्वेश्चन कौन से रहेंगे ब्लॉक 1 से? एक तो TQM हो गया, एक आपका हो गया चेंज मैनेजमेंट। पक्का है 10-10 नंबर का क्वेश्चन होगा ही।
साइंटिफिक मैनेजमेंट भी होता है, लेकिन TQM पे भी एक क्वेश्चन आप देखोगे 10 नंबर में, एक चेंज मैनेजमेंट पे भी देखोगे 10 नंबर का क्वेश्चन। हर एक पेपर में। उसके बाद आपका ब्लॉक 4 से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे एक क्वेश्चन रहेगा, और एक क्वेश्चन आपका रहेगा ब्लॉक 3 से फाइनेंस मैनेजमेंट पे। तो अगर इन तीनों ब्लॉक पे आपकी पकड़ रहेगी, तो इसके अगर 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे भी तो आप उसको स्किप कर सकते हो, और उसका यूज आप 5 नंबर में कर सकते हो। ब्लॉक 2 को आप 5 नंबर के क्वेश्चन के पर्पज से पढ़ लो, ठीक है, कि 5 नंबर के क्वेश्चन आ गए तो मैं क्या करूंगी। और ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4 और ब्लॉक 1 10 नंबर के पर्पज से कर लो, ठीक है। तो ब्लॉक 3 में आपका बेसिकली है फाइनेंस से रिलेटेड, यानी कि फाइनेंस बजटिंग, फाइनेंस मैनेजमेंट, यानी कि पैसों का जो हिसाब किताब होगा, उसकी जो प्लानिंग होगी, उनसे रिलेटेड आपका ब्लॉक 3 है। तो इसमें आपका जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है वो है टाइप्स ऑफ फंड्स, कितने तरह के फंड्स होते हैं, ठीक है, कर लोगे। टाइप्स ऑफ फंड मिला किसी को? पेज नंबर मुझे भी नहीं पता, मैं तो अपने बुक में से उसमें से देख रही हूँ। नहीं मिल रहा, देख लो। अच्छा मैं देखती हूँ, जरूरी नहीं है 10 में ही हो, 11 में भी हो सकता है, मैं पूरी ब्लॉक की ही बात कर रही हूँ। एक है आपका पेज नंबर 20 पे प्रिंसिपल और लाइब्रेरी एक्सपेंडिचर, इसको थोड़ा सा आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। पेज नंबर 20 पे 10 यूनिट में, 10 यूनिट पेज नंबर 20 पे प्रिंसिपल ऑफ लाइब्रेरी एक्सपेंडिचर, इसको पढ़ लेना कि आप कैसे एक्सपेंड करोगे लाइब्रेरी में। तो भाई आप वहाँ पे एक्सपेंड करोगे जहाँ पे आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा, ठीक है। उसके बाद आप एडवांस प्लानिंग करके चलोगे। उसके बाद क्या है, इक्विटेबल एलोकेशन, आप थोड़ी सी जो एलोकेशन करोगे, यानी कि जो खर्च करोगे वो बराबर करोगे, ये नहीं कि आप रेफरेंस सोर्स से ज़्यादा खरीद रहे हो, जर्नल ज़्यादा खरीद रहे हो, या फिर ऐसे करके करोगे जो ज़्यादा यूज़ हो रही है उस पर आप ज़्यादा फंड लगाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो लाइब्रेरी एक्सपेंडिचर आप थोड़ा सा पढ़ लेना, 5 नंबर में आया हुआ है ये क्वेश्चन। उसके बाद बजटिंग टेक्निक है ये तो, नहीं इसी में होगा आपका ये वाला तो। रिक्वेरिंग, ये टाइप्स ऑफ फंड्स में रिक्वेरिंग, नॉन रिक्वेरिंग ग्रांट्स, एडहॉक ग्रांट्स, गवर्नमेंट ग्रांट्स, ये सारी चीजें कहाँ हैं? इसमें है पेज नंबर 11। हाँ तो इसमें देख लो, आप इसको करना है आपको, ठीक है। यानी कि आपकी जो ग्रांट्स हैं, यानी कि जो पैसे हैं वो कहाँ कहाँ से आपको मिलती हैं, आपको कहाँ कहाँ से फाइनेंस मिल सकता है। तो इसके अंदर ही आपका है फाइनेंशियल सपोर्ट टू द लाइब्रेरी इज 2 टाइप्स, 2 तरह की लाइब्रेरी की फंडिंग होती हैं। पेज नंबर 10 पे देखो आप, लास्ट पैरा, पेज नंबर 10 पे लास्ट पैराग्राफ है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें से आएंगी। रिक्वेरिंग, नॉन रिक्वेरिंग, 2 तरह की होती हैं। रिक्वेरिंग ग्रांट्स आर जनरली गिवन टू परचेज ऑफ बुक एंड periodical मेंटेनेंस ऑफ रेगुलर सर्विस फॉर एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर, ठीक है। बुक्स, फर्नीचर और बुक periodicals मेंटेनेंस इन सब के लिए होती है। और नॉन रिक्वेरिंग किसके लिए होती है? लाइब्रेरी बिल्डिंग, फर्नीचर, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो होती है वो नॉन रिक्वेरिंग में जाती हैं।
और बाकी जो बुक्स से रिलेटेड चीज़ें होंगी और उनकी मेंटेनेंस से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो रिक्वेयरिंग ग्रांट में जाती हैं। ठीक है, दो तरह की ग्रांट होती है आपकी लाइब्रेरी के लिए। उसके बाद आपकी सोर्स क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ से आपको मिल सकती हैं ग्रांट्स। तो एक तो है आपका रेगुलर ग्रांट, यानी कि जो आपकी पेरेंट बॉडी से ही आपको मिलती है, या फिर गवर्नमेंट से, या फिर स्टेट गवर्नमेंट से, या फिर नेशनल गवर्नमेंट से आपको मिलती है। तो ये आपकी हो गई रेगुलर ग्रांट। ठीक है, ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से जो ग्रांट मिलती हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या होगी, आपकी लाइब्रेरी को या फिर आपकी जो यूनिवर्सिटी है, जैसे यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है तो उसके यूनिवर्सिटी बजट से उसको ग्रांट मिलेगी। या फिर मान लो आपकी पब्लिक लाइब्रेरी है तो आपको स्टेट गवर्नमेंट से मिल सकती है या फिर नेशनल गवर्नमेंट से मिल सकती है आपको फंडिंग। ठीक है, तो ये होती है। उसके बाद लाइब्रेरी सीज, यानी कि लाइब्रेरी सीज का प्रोविजन होता है जहाँ पे आपका क्या होता है, लेजिस्लेशन का हुआ होता है जिस स्टेट में, वहाँ पे लाइब्रेरी सीज की व्यवस्था होती है। वहाँ से भी आपको क्या होती है, सीज मतलब है कि टैक्सेस वगैरह, किसी चीज़ पे आप टैक्स लगा सकते हो लाइब्रेरी के अंदर। कि मैं अभी जा रही हूँ आलू का परोठा बनाने के, तो फिर तुम मुझसे झूठ क्यों बोली? आ रही हूँ बाबू। मम्मा मुझे भूख लग रही है। हाँ, अभी तो खाई थी। मम्मा अभी खाई थी जलेबी, तब भी मेरा पेट नहीं भरा। अभी अच्छा, आ रही हूँ आ अभी रही हूँ, बस इतना हो गया हो गया हो गया। अभी इतना भूख लगा है, जो भूख तो अच्छा, मिट ही नहीं रहा। हाँ हाँ, हम्म, अच्छा आते हैं अभी 2 मिनट में। ठीक है, तो फिर उसके बाद आपका आता है एडहॉक ग्रांट। एडहॉक ग्रांट से आपको मिलती हैं फंडिंग, वो होती है फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक फंड। ठीक है, प्राइवेट नेशनल एजेंसीज हो सकती हैं, इंडोमेंट्स एंड चैरिटेबल फंड आपको जो देती हैं। ठीक है, आप पब्लिक से जो फंड लेते हो, चार्जेस लेते हो, वो सारी चीज पब्लिक फंड होती है बेसिकली, वो हो गई। मतलब फंड से जो चीज़ मिलती है आपको, या फिर चैरिटी से जो मिलती हैं, या फिर सपोर्ट से, बेसिकली सपोर्ट से जो चीज़ें आती है ना, किसी के सपोर्ट से, मतलब उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसका मन है कि हाँ भाई दे दें इसको, तो वो एडहॉक ग्रांट्स के अंदर जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई एडहॉक ग्रांट्स। उसके बाद फाइन्स, यानी कि जो आप फाइन्स लगाते हो बुक्स पे, उन सब से जो फीस इकट्ठा होता है वो भी आपका एक फाइनेंस का सोर्स है। उसके बाद फ़ी बेस्ड सर्विस, यानी कि कुछ चीज़ों पे आप फीस लगाते हो, जैसे कि आप लाइब्रेरी फाइन्स हो गई, उसके बाद मेंबरशिप चार्जेस हो गए, और उसके बाद डीडीएस, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस आप प्रोवाइड करते हो, उसके लिए आप चार्जेस ले लेते हो, या फिर इंटर लाइब्रेरी लोन के लिए कभी कभी चार्ज ले लेते हो, तो उससे भी आपको फंडिंग मिल जाती है। दूसरी चीज़ गिफ्ट एंड डोनेशन, इनसे भी आपको क्या होती हैं, फंडिंग हो जाती हैं, डोनेशंस मिल जाते हैं आपको, गिफ्ट्स मिल जाते हैं। गिफ्ट्स यानी कि गिफ्ट्स मतलब बुके, बुके या बुक्स। हम्म, तो गिफ्ट्स मिल जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद एकेडमिक लाइब्रेरी है। एकेडमिक लाइब्रेरी की फंडिंग कैसे कैसे होती है, जैसे यूनिवर्सिटी की फंडिंग कहाँ कहाँ से होती है, तो यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो यूजीसी उनकी फंडिंग करती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होती है। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट उनकी फंडिंग करती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन करती है। और ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। कॉलेज लाइब्रेरी की जो फंडिंग है वो कहाँ से होती है, स्कूल लाइब्रेरी की फंडिंग कहाँ से होती है, तो ये थोड़ा सा आप इसमें से पढ़ लेना, मिल जाएगा, एक एक दो दो लाइन पिक कर लेना, पब्लिक लाइब्रेरी की फंडिंग कैसे होगी। ठीक है, तो पब्लिक लाइब्रेरी में वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हो जो कि हमने फंडिंग, सोर्स ऑफ फंडिंग बताया ना, पब्लिक लाइब्रेरी में वो सब भी आप बता सकते हो। ठीक है, इसके अंदर अब लाइब्रेरी एक्सपेंडिचर आप पढ़ लेना। उसके बाद आपका आता है बजटिंग टेक्निक, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अब ये बजटिंग टेक्निक, टाइम हो गया क्लास, सब मैं ऑफ करूँगी थोड़ा सा। अच्छा, प्लानिंग प्रोग्रामिंग में क्या होता है, ठीक है, पहले आपको समझना होगा उसके लिए। ठीक है,
मैं सारी समझा देती हूँ एक एक लाइन में आपको। सबसे पहले आपकी आती है लाइन आइटम बजटिंग सिस्टम, ठीक है। इसमें आप क्या करते हो, आइटम वाइज जो भी आइटम आप खरीदोगे, ठीक है, उनके उन आइटम के वाइज आप एक्सपेंडिचर डिसाइड कर लेते हो कि इस आइटम पे मेरा इतना खर्च हो सकता है, इस पे इतना इतना, एक आप रफ आइडिया बना लेते हो, ठीक है। फॉर्मूला बजटिंग में क्या करते हो, कुछ जो नॉर्म्स होते हैं, जो जो रूल होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनके हिसाब से आप क्या करते हो, बजटिंग करते हो, ठीक है। फॉर्मूलाज और रूल्स रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो उसके बेस पे आप क्या करते हो, बजटिंग करते हो। प्रोग्राम बजटिंग में क्या करते हो कि प्रोग्राम बजटिंग में आप प्रॉपर आंसर मतलब क्वेश्चन पूछते हो कि क्यों ज़रूरत है मुझे इस चीज़ की, क्या क्या ज़रूरत है ना, और कैसे इसको हम यूज़ कर पाएंगे। यानी कि प्रोग्रामिंग बजटिंग क्या होता है कि बजटिंग का आपको जवाब देता है बेसिकली, कि आप कहाँ खर्च कर रहे हो, क्यों खर्च कर रहे हो, कैसे खर्च कर रहे हो, और इसका क्या बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग बजटिंग के अंदर होता है कि न्यू प्रोग्राम के लिए बजट बनाना, यानी कि जैसे कि कोई न्यू प्रोग्राम, कोई न्यू टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हो लाइब्रेरी के अंदर, या फिर कोई भी न्यू चीज़ें आप कर रहे हो, तो उसके लिए अलग से प्रोग्राम, हर एक प्रोग्राम के लिए बजटिंग फिक्स करना, ठीक है। और व्हाट, वाई एंड हाउ, इन सारे क्वेश्चंस को आंसर्स निकालना, ठीक है। हाँ, बेसिकली प्रोग्राम्स के लिए होता है, न्यू प्रोग्राम के लिए होता है बेसिकली प्रोग्राम बजटिंग, ठीक है। तो जैसे लाइन आइटम में आइटम वाइज करते हो, प्रोग्राम में आप प्रोग्राम वाइज बजटिंग करते हो। और सिंपल ये सारी चीज़ें ना थोड़ी सी सिमिलर ही है। परफॉर्मेंस में आप क्या करते हो, परफॉर्मेंस यानी कि एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी पे और सर्विस पे एक्सपेंडिचर करते हो, यानी कि सर्विस वाइज जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो उसके उसके हिसाब से बजटिंग करते हो, ठीक है। प्रोग्राम बजटिंग में हाँ हाँ हाँ, आइटम, हाँ आइटम, प्रोग्राम और इन सारी चीजों। अब देखो प्लानिंग प्रोग्रामिंग में क्या है, प्लानिंग प्रोग्रामिंग में क्या है कि आपके प्लान एंड प्रोग्राम दोनों मिक्स है, ठीक है। यानी कि प्लानिंग और परफॉर्मेंस दोनों, सॉरी, प्रो प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग एंड परफॉर्मेंस दोनों के हिसाब से, यानी कि न्यू प्रोग्राम और उसकी परफॉर्मेंस, यानी कि एक्टिविटी या सर्विसेज कैसे आप प्रोवाइड करो, इन दोनों के बेस पे आप जब करते हो तो पीपीबीएस होती है, ठीक है। प्रॉपर पहले प्लानिंग करते हो आप कि हाँ मुझे कहाँ कहाँ देना है। उसके बाद आप क्या करते हो, प्रोग्राम डिसाइड करते हो कि क्या क्या न्यू प्रोग्राम आप लेके आ रहे हो, उनके हिसाब से बजटिंग करते हो। प्लस न्यू परफॉर्मेंस, यानी कि सर्विसेज कौन कौन सी दे रहे हो, एक्टिविटीज कौन कौन सी दे रहे हो, उस पर कितना एक्सपेंडिचर होगा उसको डिसाइड करते हो। और उसके बाद सारी चीज़ों की प्लानिंग करते हो, ठीक है। तो वो प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग हो जाती है, यानी कि प्रोग्राम और परफॉर्मेंस। प्रोग्राम यानी कि कोई भी न्यू टेक्निक या फिर न्यू टेक्नोलॉजी या फिर न्यू चीज़ें, न्यू प्रोग्राम आप लेके आ रहे हो उसकी बजटिंग, प्लस परफॉर्मेंस यानी कि जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो उसकी बजटिंग, दोनों की बजटिंग जब एक साथ आप करने लगते हो तो वो प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम होती है। डिटेल में आप बुक से पढ़ लेना, ठीक है। जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम में क्या होता है कि आप जो है अपनी लाइब्रेरी का जो बजट है उसको जीरो जीरो मान लेते हो, ठीक है। यानी कि पहले आपने क्या क्या किया है उसको आप क्या करते हो, टूट गया, उसको आप निगलेक्ट कर देते हो, ठीक है। करंट एक्टिविटी क्या नेसेसिटी है, ठीक है, इसके हिसाब से आप बजटिंग करते हो, करंट एक्टिविटी के हिसाब से करते हो। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जीरो बेस में आप क्या करते हो, अज्यूम कर लेते हो कि जो बजट है ना वो जीरो है, आपका हर एक प्रोग्राम की जो बजट है वो जीरो है। यानी कि जो एवरी ईयर है वो फ्रेश बजट बनेगा, ठीक है, पुराना आपका कुछ इंक्लूड नहीं होगा, पुराना। जैसे कि हमारा जो बजटिंग बनता है वो देखते हो साल के एंड में सब कुछ जो होता है फिर से दोबारा बनता है। जिसको बजटिंग की नॉलेज होगी ना, वो जो पढ़ते होंगे जीके वगैरह, उनको ज़्यादा क्लियर होगा ये चीज़, कि जो हमारा एंड में जो हम बजटिंग करते हैं वो शायद ऐसा होता है कि अगर जितने पैसे खर्च हुए हुए, बाकी बजटिंग में क्या होता है कि जितने पैसे खर्च हुए हुए जितने बच गए ना वो अगली बार आप बजटिंग में यूज कर सकते हो। लेकिन जो जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम होता है, आपको वो पूरे साल में खर्च करनी होती है। अगर आपने पूरा साल उसको खर्च नहीं किया तो दोबारा उसका बजट जो होता है आपको वो जीरो हो जाता है, यानी कि जीरो से फिर से स्टार्ट करना होता है आपको। शायद यही होता है, आई थिंक। हाँ हाँ, फिर से न्यू बजट बनती है इसमें।
मतलब एवरी ईयर फ्रेश बजट बनेगी आपकी हर एक चीज़ की। ऐसा नहीं होगा कि मतलब आपने उस पे पहले खर्च कर दिया तो उस पे आप दोबारा नहीं करोगे। ठीक है। जैसे कि अब प्रोग्रामिंग में क्या होता है, एक प्रोग्राम को आप लेके आ गए हो, इस साल आपने उस पर खर्च कर दिया तो आप दूसरे साल निग्लेक्ट कर सकते हो उसको, लेकिन अगले साल आप जीरो बेस बजट में आपको क्या होगा, फ्रेश बजट फिर से बनानी होगी सारी चीज़ों की। हाँ हाँ, न्यू होगा, बस यही होता है। उसके बाद आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो वो कर लेना। ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होती है कि जो आपके लाइब्रेरी में जो स्टाफ हैं, ठीक है, वो आपके रिसोर्स हैं, मतलब वो भी आपके रिसोर्स हैं, वो आपके संसाधन है, वो आपकी संपत्ति है, उनकी मैनेजमेंट करना आपका दायित्व है। ठीक है। तो वो HRM आप पढ़ोगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जब आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करते हो तो। ठीक है। तो वो करना क्यों जरूरी है, आपकी लाइब्रेरी की स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है, और सर्वाइवल और ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अच्छा नहीं करोगे, यानी कि जो स्टाफिंग है, जो स्टाफ अच्छे नहीं रखोगे, जो अभी ह्यूमन है आपके ऑर्गेनाइजेशन। बस लास्ट है, लास्ट, बस 10 मिनट में आ रही हूँ। ठीक है। ठीक है। तो आपका जो है HRM में क्या होता है कि जो भी आपके ह्यूमन है, यानी कि जो आपकी लाइब्रेरी में जो ह्यूमन वर्क कर रहे हैं, टॉप अथॉरिटी से लेके, ह्यूमन कौन है, स्टाफ ही तो हैं, तो टॉप अथॉरिटी से लेके नीचे के लेवल तक के जो भी स्टाफ है, उन सब की मैनेजमेंट करनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ऐसा आप ये करते हो ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चल सके। ठीक है। और आपकी बिजनेस में जो है वो थोड़ी सी अगर आपके स्टाफ अच्छे से वर्क करेंगे तो आपका बिजनेस भी प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है। एक्टिविटी और एफिशिएंटली और इफेक्टिवली वर्क के लिए, ठीक है, क्वालिटी बढ़ाने के लिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। लीडरशिप की क्वालिटी भी बढ़ाते हैं हम HRM में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं HRM के अंदर आती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप लोग इसको पढ़ लेना। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बोलते हैं इसको, और क्या होती है मैंने बता दिया आपको। इसमें हम क्या करते हैं कि स्टाफ की अच्छा सिलेक्शन करते हैं, पढ़े लिखे स्किलफुल स्टाफ लेते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग स्किलफुल हो गए अब बिलिस करने के बाद तो और उसके बाद ट्रेनिंग कर लोगी तो और स्किल आ जाएंगे आपके अंदर। तो स्किल स्टाफ को रखते हैं और सबके अंदर हम कोशिश करते हैं, मैनेज ऐसा करते हैं कि टॉप लेवल से लेकर नीचे लेवल तक जो है वो सब में क्या हो, अच्छी तालमेल रहे, सबके अंदर लीडरशिप क्वालिटी हो। ये नहीं कि भाई मैनेजर बोलेगा तो ही काम करेंगे, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके अंदर लीडरशिप होना चाहिए, सब सोचे कि नहीं हमें काम करना है, अच्छे से करना है। यही सारी चीज़ें इसमें घुमा फिरा के बोली गई हैं। और किसके, एलिमेंट्स ऑफ HRM, एक मिनट में बताती हूँ आपको। ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ लाइब्रेरी एक्सपेंडिचर आप लोग थोड़ा सा कर लेना। प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम बेनिफिट, एडवांस प्लानिंग, और ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आपका आता है मेथड ऑफ फाइनेंशियल एस्टिमेशन, इसमें आपका पर कैपिटा मेथड आ जाता है। ये सारी चीज़ें आप कर लेना। प्रोपोर्शनल मेथड आ जाता है, मेथड और डिटेल आ जाता है, ये सारी चीज़ें आप कर लेना। पर कैपिटा मेथड आपका 5 नंबर में भी आ रखा है एक बार। ठीक है। अब मुझे बताओ क्या क्वेश्चन था, HRM से क्या क्वेश्चन था। अच्छा, कहाँ पे ये पेज नंबर बता सकते हो। एलिमेंट ऑफ HR ये रहा। एलिमेंट ऑफ HR प्लानिंग, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते वक्त आप क्या क्या ध्यान रखोगे, कौन कौन से एलिमेंट पे काम करोगे। एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटेटिवली, ठीक है, यानी कि आपको पहले मैन पावर रिक्वायरमेंट की एस्टिमेशन करनी है, यानी कि पता लगाना कि आपको कितनी मैन पावर की ज़रूरत है। ठीक है। क्वांटिटी वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी, क्वालिटी के हिसाब से भी कितने चाहिए और क्वांटिटी के हिसाब से भी कितने चाहिए। ठीक है। जैसे क्वांटिटी के हिसाब से आपको 20 चाहिए, लेकिन क्वालिटी के हिसाब से आपको जैसे कि PhD वाले 4 चाहिए, MLS वाले 5 चाहिए, BLS वाले 20 चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, क्वालिटी एंड क्वांटिटिवली दोनों तरीके से पता लगाओगे कि आपको मैन पावर की कितनी ज़रूरत है। उसके बाद सिलेक्टिंग एंड रिक्वायरमेंट ऑफ पर्सन, उसके बाद आप सिलेक्शन प्रोसेस करोगे।
रिक्रूटमेंट करोगे पर्सन को, जैसे कि आपने पता लगा लिया कि पीएचडी वाले ऐसे चाहिए, तो आप वैकेंसी वगैरह निकालोगे, उसके बाद पेपर वगैरह लोगे, और उसके बाद इंटरव्यू वगैरह कुछ भी ले सकते हो, और उसके बाद उनकी सिलेक्शन करोगे। उसके बाद इंडक्शन एंड डिप्लॉयमेंट, यानी कि आप इंडक्शन एंड डिप्लॉयमेंट का किसी को मतलब पता है अच्छे से? हाँ, जब आपके स्टाफ आ जाएंगे और लाइब्रेरी के अंदर जब आपके पास स्टाफ आ जाएंगे, रिक्रूटमेंट आप कर लोगे हर एक पोजीशन पे, मिडिल से लेके लॉयर से लेके टॉप लेवल तक की आप स्टाफ की रिक्वायरमेंट कर लोगे। उसके बाद आप इंडक्शन एंड डिप्लॉयमेंट करोगे, यानी कि उनको अपने काम के बारे में समझाओगे, उनको बताओगे कि ये काम आपको करना है, ठीक है। उसके बाद हमें हमारा ये लाइब्रेरी का गोल है, हम ये करना चाहते हैं। उसके बाद ओरिएंटेशन दोगे अपनी लाइब्रेरी की, कि ये हमारी लाइब्रेरी है, यहाँ पे ये काम होता है, और ये प्रोग्राम हम चलाना चाहते हैं, और ये प्रोग्राम चल रहे हैं, हम आपसे ये एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं। एवरीथिंग उनको समझाओगे, ठीक है। ठीक है, और उनको बताओगे कि आपको ये मानना होगा, अगर आप ऐसे मानोगे तो आपकी पेमेंट बढ़ाएंगे, आपको हम ये ऐसा करेंगे, मतलब सारी चीजें उनको समझा दोगे बेसिकली इसके अंदर, इंडक्शन एंड डिप्लॉयमेंट के अंदर, ठीक है। समझ में आया? उसके बाद आप डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स, यानी कि उनके, देखो सारे हेडिंग से ही आप बना बना के लिख लोगे, इतना आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बस हेडिंग्स याद रखना, ठीक है। तो उसके बाद आप नॉलेज एंड स्किल को बढ़ाने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए बीच बीच में हर एक चीज़ करते रहोगे, जैसे कि उनको चेंज करते रहोगे, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेजते रहोगे। ऐसा नहीं करोगे कि एक ही डिपार्टमेंट में किसी को घुसा दिया तो आप उसी में घुस ही रहे हुए, ऐसा नहीं करना। हर एक में, जैसे कोई एक्विजिशन में है, फिर कुछ दिन के बाद आप, 1 महीने 2 महीने के बाद उनको आप सर्कुलेशन में डाल दोगे, या फिर सर्कुलेशन वाले को आप कैटलॉगिंग क्लासिफिकेशन में डाल दोगे। तो यानी कि रोटेशन उनके लेवल की, जैसे उनके लेवल के काम में ही आप रोटेशन करते रहोगे, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है परफॉर्मेंस असेसमेंट। उसके बाद आप देखोगे कि कौन सा एम्प्लॉय कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है, अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है तो उनको काउंसलिंग दोगे, उनको काउंसलिंग करवाओगे, उनको कोई प्रॉब्लम है तो। उसके बाद उनसे कम्युनिकेशन करोगे, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो उनसे कम्युनिकेट करोगे, उनको बताओगे, सारी चीज़ें समझाओगे फिर से, ठीक है। तो ये है आपका। अच्छा करो, यहाँ पे तो नहीं है, बुक में नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट तो कोई मत छोड़ के जाना, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, हेडिंग हेडिंग से आपका काम हो जाएगा। हम्म। हम्म, एक मिनट। ये इसमें बोला है कि फॉर्मल एंड कम्युनिकेशन, मतलब ये है कि इसमें दो तरह की कम्युनिकेशन होती है, एक होती है फॉर्मल और एक होती है इनफॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशंस क्या होती हैं कि उसकी एक कोई रूल एंड रेगुलेशन होती है उसकी कम्युनिकेशंस की। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है, कोई भी किसी से भी बात कर सकता है। लेकिन फॉर्मल में क्या होती है कि एक कम्युनिकेशन की रूल होती है, जैसे कि फॉर्मल में होता है एक डायरेक्शन, डायरेक्शन के हिसाब से आप कम्युनिकेट करते हो, और एक होती है मोड, मोड के हिसाब से। एक तो दो मोड में आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, पहला ओरल, ओरल मोड में कर लो, या फिर दूसरा रिटर्न, यानी कि रिटर्न आप भेजोगे, कोई प्रॉपर लेटर लिखोगे, प्रॉपर चीज़ें करोगे, जैसे आप देखते होगे हर एक चीज़ की लेटर्स निकलती हैं गवर्नमेंट में, तो वो प्रॉपर चीज़ें करोगे आप कम्युनिकेशन करते वक्त, ठीक है। और ओरल में मतलब आप डायरेक्ट जाके ओरली बात करोगे। और इसमें एक होती है डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन के हिसाब से बात करोगे, अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड हॉरिजॉन्टल। अपवर्ड डायरेक्शन क्या होती हैं कि जो आपके नीचे लेवल के जो स्टाफ होंगे वो अपने से ऊपर वाले को बताएंगे कोई प्रॉब्लम है तो, फिर वो जो होंगे वो टॉप लेवल को बताएंगे, मतलब लो लेवल वाले जो स्टाफ है वो मिडिल को बताएंगे, मिडिल वाले टॉप को बताएंगे, इस तरह से कम्युनिकेशन होगी, ठीक है।
और डाउनवर्ड में क्या होगी, जो टॉप वाले मैनेजमेंट होगी वो मिडिल को इंस्ट्रक्ट करेंगे, और मिडिल वाले जो होंगे वो नीचे वाले लेवल वाले जो स्टाफ होंगे उनको इंस्ट्रक्ट करेंगे। हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, जो सेम लेवल के स्टाफ होंगे वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, जैसे मैनेजर मैनेजर से बात करेगा, ठीक है, प्रोफेसर प्रोफेसर से बात करेगा, या फिर लो लेवल के स्टाफ लो लेवल से स्टाफ के साथ बात करेंगे। मतलब कोई प्रॉब्लम पे, कोई समस्या पे, ये नहीं कि मतलब ये बात करने वाली बात हो रही है जैसे कि आज तेरे घर में क्या हुआ, ये वाली बात नहीं है, ये मतलब इंस्टीट्यूट से रिलेटेड बातें हैं, जो भी प्रॉब्लम समस्या या फिर काम करने का तरीका है उनके रिलेटेड जो भी हम बात कर रहे हैं, वो इस तरह से हम बातें करते हैं, ठीक है। और इनफॉर्मल में हो गया कि कोई भी बात कर सकते हो, आप किसी से भी कर सकते हो, तेरे घर में कैसे हैं, बाल बच्चे कैसे हैं, ये सारी चीजें इनफॉर्मल में जाएगी, और कोई किसी से भी कैसे भी बात कर सकता है, ठीक है। हम्म। ये बुक हॉरिजॉन्टल में मम्मा, ये बुक क्या तुम यूज करोगे कि नहीं? क्या बोल रहे, नहीं समझ में। ये बुक तुम यूज करोगे कि नहीं? हाँ करूंगी बेटा, रख दो ना। ठीक है। क्या बोल रहे हो कीर्ति, फिर से बोलो। अपवर्ड वाला मतलब अपवर्ड डायरेक्शन जाएगा, अपवर्ड याद रखना, यानी कि अपवर्ड कैसे जाता है, नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है। ऊपर आप कैसे कैसे ऊपर कैसे जाओगे, नीचे से ऊपर जाओगे ना, यानी कि पहले नीचे वाला मिडिल से, मिडिल वाला टॉप से, ठीक है। और डाउनवर्ड में आप नीचे आते हो, यानी कि ऊपर से नीचे आते हो, यानी कि जो टॉप लेवल वाला होगा मिडिल से, और मिडिल वाला नीचे लेवल के स्टाफ से कम्युनिकेट करेगा। यूज करोगी? हाँ